एक तो न्यूज इंफॉर्मेशन निकला था कि उस समय आरएसएस चीफ इमरजेंसी को सपोर्ट करके मिसेस गांधी को एक चिट्ठी लिखा था। ये क्या क्या सच थे? आरएसएस, आपने बोला कि आरएसएस लोग, जनसंघ लोगों को अरेस्ट हो गया था, बट ये कैसे हो गया था, ये चिट्ठी का बात? नहीं, अब आपको ये मैं बता दूं चेरिन, चिट्ठी तो बहुत बाद में लिखी गई, शुरू में नहीं। गोलवलकर ने उनको सॉरी उस समय से शायद देवराज जी थे, हाँ बलराम देवराज, वो उन्होंने चिट्ठी लिखी बाद में। जब ऐसा लगने, पहले तो ये था कि इमरजेंसी लंबी नहीं चलेगी और हो जाएगी, और लेकिन उस समय संघ के और खासतौर से जो जनसंघ के जो लोग काफी एक्टिव हो गए थे। लेकिन संघ वाले क्या करते हैं, ये जरूर बाई प्रॉक्सी ये चाहते हैं कि हम किसी ढंग से एक्टिव रहें और हमारे हाथ में स्टेट पावर है। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि उस समय तक, जयप्रकाश जी के आंदोलन तक, संघ यानी आरएसएस और जनसंघ, इन दोनों को अनटचेबल माना जाता था पॉलिटिक्स में। यानी जो मेनलैंड पॉलिटिक्स थी उसमें लगभग नहीं के बराबर थे। इनको अरे भाई इनको क्या। लेकिन सबसे बड़ा ज्यादा फायदा पूरे संघ परिवार को ये हुआ, संपूर्ण क्रांति से और जयप्रकाश नारायण जी से, कि उसमें शामिल होकर के इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। और इस नाते इनके कई लोग अरेस्ट हुए, क्योंकि उसमें इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, तो ये ओवरग्राउंड होकर के करते थे। जो ओवरग्राउंड जब संघ के थे वो तो जेल में रहे। लेकिन सोचा से ये लगा कि जब लगा कि लंबा खिंच रहा है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो इसके बाद संघ के प्रमुख जो थे उन्होंने फिर एक तरीके की इंदिरा जी को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उन्होंने सपोर्ट करने की बात की। यानी ये एक फैसला है, मैं उसको बहुत ज्यादा महत्व इसलिए, लेकिन आपको ये भी बता दूं 1948 में जब हमारे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और उस समय काफी पकड़ा जकड़ी हुई, सरदार उस समय गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस पर बैन भी लगाया, काफी कुछ हुआ। और उस समय भी चिट्ठी लिखी थी। उस समय गुरु गोलवलकर इसके सुप्रीमो थे, मतलब सरसंघ चालक थे, और उन्होंने उस समय भी चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को कि नहीं, और मतलब एक तरीके का अपॉलॉजी थी इस तरह की। तो यानी संघ अपने रंग बदलने में माहिर है, एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। आप अगर आज भी अब देख लें तो लगातार वो अपना कभी मोहन भागवत जी कभी कुछ कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं, हजार इनके मुख हैं, हजार बातें होती है। इतनी चिट्ठी लिखी, लेकिन मतलब ये नहीं कह सकता कि वो दिल से लिखी या कन्विंस्ड होकर के लिखी। वो एक स्ट्रेटेजिक चिट्ठी थी कि भाई हमको किसी ढंग से संघ से मतलब संघ पर इमरजेंसी का ज्यादा जुल्म ना हो सरकार। अभी जो है संविधान हत्या करके बीजेपी चिल्लाम कर रहे हैं, उसका कितना वो देखे, आप क्या बोल सकते हैं? उस समय इमरजेंसी को अपोज करने में आरएसएस और जनसंघ का रोल कितना था, या लेफ्ट के जैसे सोशलिस्ट जैसे अंडरग्राउंड एक्टिविटी में पूरा शामिल था क्या वो आरएसएस और जनसंघ? नहीं, ये तो खैर कहना ही पड़ेगा कि उस समय वो अपोज करने में पूरे थे और उनके लोग जेल में गए थे। मुझे शायद याद है राम बहादुर राय भी गए, कई लोग उनके लोग गए, अटल जी भी गए, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी भी गए, नाना देशमुख भी जेल में गए। ये मतलब उनके सब बड़े टॉप, अडवाणी जी भी जेल में गए, मतलब भैरू सिंह शेखावत जेल में गए, जो उस समय राजस्थान के बड़े नेता थे जनसंघ के, वो जेल में रहे। मतलब इनके टॉप की लीडरशिप जनसंघ की तो बाकायदा जेल में थी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके बाद इमरजेंसी हटे तो उनको फायदा भी हुआ। जैसे भैरू सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर बने, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये तो मैं मानूंगा
कि ये लोग एक्टिव थे, इमरजेंसी के विरोध में थे और चाहे वो, लेकिन उससे ज्यादा जो विरोध में थे वो समाजवादी लोग काफी विरोध में थे, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी थे, लेकिन ये कहना कि जो उन्होंने माफीनामा या एक तरह वो एक पैंतरा था, मैं उसको दिल से ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कन्विंस थे। वो चाहते थे कि किसी ढंग से संघ से वो निकल जाए, बाहर आए और ओवरग्राउंड एक्टिविटीज करें। कुल मिलाकर उनका तो यही था। जोशी जी, आप तो आपने बोला था कि गांधी जी का हत्या के बाद बीजेपी और आरएसएस को तो क्या अछूत मानता था इंडियन पॉलिटिक्स में, जनसंघ को अनटचेबल। तो उसको एक ये इमरजेंसी की वजह से उसको एक रेस्पेक्टेबिलिटी मिला क्या? ऐसे एक थियरी भी है। बिल्कुल, ये रेस्पेक्टेबिलिटी, इसमें कोई शक नहीं। और इसके लिए मतलब जयप्रकाश जी की थोड़ी बहुत आलोचना भी की जाती है। उस समय मुझे याद है कुछ लोगों ने जयप्रकाश जी को बाकायदा सावधान भी किया था कि कि जनसंघ और आरएसएस को इतना महत्व ना दें, क्योंकि ये आपको यूज कर रहे हैं, आपके आंदोलन को यूज करें, इस तरीके का जयप्रकाश जी को। लेकिन जयप्रकाश जी कुछ मालूम थोड़े से उन्होंने सोचा, एक विश्वास कर लिया कि भाई चलिए ये जनसंघ आरएसएस के लोग अच्छे हैं, कमिटेड लोग हैं। कमिटेड तो थे, लेकिन संघ के पास उस समय भी कमिटेड कार्डर था, इसमें कोई शक नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मदद कर रहे हैं और ठीक है, हाँ, भले लोग हैं। तो उन्होंने उसके उनकी गुडविल को ध्यान में रखा। हालांकि बाद में जयप्रकाश जी को मालूम भी हुआ कि हाँ, ये ठीक नहीं है, लेकिन उनकी इससे उनकी जो संघ परिवार की जो अनटचेबिलिटी जो चली आ रही थी बहुत पहले से, वो निश्चित रूप से खत्म हुई। और इसके बाद जब 1977 में जो चुनाव हुआ, और यानी इमरजेंसी खत्म होने के बाद कांग्रेस हारी, इंदिरा गांधी रायबरेली से हारे, तो इसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें आपने देखा ही कि आडवाणी जी आईएनबी मिनिस्टर बने, फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बने, मतलब और भी मतलब वो अनटचेबिलिटी जो थी वो खत्म हो गई। लेकिन यहाँ मैं जरूर ये सावधान कर लूं, उन्होंने संघ से अपने संबंध नहीं तोड़े थे, और यही झगड़ा सबसे बड़ा हुआ। जयप्रकाश जी का तो खैर निधन हो गया था, लेकिन उस समय मुरारजी जी जो प्रधानमंत्री थे, और सब लोग ये चाहते थे कि भाई जनता पार्टी का जो अनुशासन है, उसका ये जो संघ के लोग इसमें हैं, मतलब जनसंघ के लोग, वो उसका पालन करें। मुरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे। लेकिन उस समय मधुल्य में जॉर्ज फर्नांडिस, सुरेंद्र मोहन, जितने भी जो सोशल ब्लॉक था, उन्होंने कहा कि भाई आपको, अब आप जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता पार्टी के नेता हैं, और इसी वजह से आप हमारे मुरारजी भाई के मंत्रिमंडल में, अब आप संघ से कोई डिक्टेट ना ले, उससे संबंध विच्छेद करें। मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ी जबरदस्त उस समय चली। इसको समय कहा गया था ड्यूल मेंबरशिप नहीं चलेगी। मधुले में जी, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, ड्यूल मेंबरशिप नहीं हो, एक ही हो, एक ही कमिटमेंट होना चाहिए आपका, और वो है जनता पार्टी। तो उसके वजह से जनता एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था ना, ड्यूल मेंबरशिप का वजह से। हाँ, उसको बिल्कुल सही। अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो इंदिरा जी 1980 में नहीं आ सकती थी। उस समय दो प्रमुख बातें और थे। एक, यानी उस समय आपको शायद याद होगा, आपका यानी मुझे तो याद है, दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, बाबू जगजीवन राम और दूसरे आपके चौधरी चरण सिंह। ये दो थे, और प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी मोरारजी भाई, और अटल जी थे विदेश मंत्री। जब इनके सामने ये मसला रखा गया, हमारे सोशलिस्ट नेताओं ने रखा कि भाई ऐसा ये ड्यूल मेंबरशिप नहीं चलेगी, तो आप ताज्जुब करेंगे ये जानकर के कि उन्होंने कहा कि नहीं,
हम संघ से अपने संबंध नहीं तोड़ेंगे। संघ से हम्म, हमारे जो परंपरागत संबंध हैं वही रहेंगे। और ये एक सबसे बड़ा, इससे क्या है कि जनता पार्टी थोड़ा, और जनता पार्टी की सरकार इनस्टेबल भी हुई, होने लगी। हम्म, उन्होंने रिजाइन भी किया। फिर दूसरी तरफ झगड़ा वो भी चल रहा था, मुरारजी, ये आपके जगजीवन राम वर्सेज चौधरी चरण सिंह। और मुरारजी भाई क्या है कि वो बहुत ही थोड़े जिद्दी किस्म के थे, बड़े स्टोबॉर्न, एक बात, यानी जिसे बोलते हैं ऑब्स्टिनेसी उनमें बहुत ज्यादा थी। इसलिए लोगों ने कहा था कि अगर उनकी जगह जगजीवन राम होते प्राइम मिनिस्टर, तो वो इस एक्सपेरिमेंट को काफी आगे ले जाते। लेकिन वो मुरारजी भाई ने कई बातें नहीं मानी। तो इससे क्या हुआ, और इधर जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के बीच में काफी, और उसमें कई कुछ ऐसे भी एपिसोड सामने आए जो अच्छा नहीं लगता है कहने में, कि अब ये कॉन्स्पिरेसी थी। मैंने लिखा अपनी आत्मकथा में अपनी विस्तार से कि किस तरह से जगजीवन राम को कैरेक्टर एसेसिनेशन के लिए क्या क्या किया, मतलब वो तो है सर। सो दैट इज पोस्ट पोस्ट इमरजेंसी। बट आपने शुरुआत किया था, अभी हम एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से जा रहे हैं, इसलिए हमको याद करना चाहिए पुराना इमरजेंसी। वो आप कैसे ये ऑब्जर्वेशन में आ सकते हैं अभी देखे, क्या क्यों आप ऐसे बोल रहे अभी, क्या रीजन है? देखिए, पहले मैं अब ये भी खत्म करूँ कि मुझे बस्तर से कैसे निकाला गया, मैं थोड़ा वो एक एपिसोड थोड़ा जोड़ना चाहूंगा इसमें, कि ये खबर आई कि ये संजय गांधी और उनकी पत्नी मेनका गांधी बस्तर की यात्रा पर आ रहे हैं। तो मैं बड़ा दंतेवाड़ा के इंटीरियर में था और आदिवासियों के कहीं घर में रह रहा था। तो तो पुलिस को मालूम तो था ही मेरे बारे में। तो बस जगदलपुर से, जो कि 100-150 किलोमीटर दूर था उस जगह से, तो कलेक्टर ने अपनी जीप भेजी और साथ में एसडीएम भेजा और मुझे इंटीरियर में कहा कि आप सारा सामान अपना पैक करिए। और दिल्ली से आईबी ने कहा है कि इनको 12-14 घंटे में जिला बाहर कर दिया जाए। उस समय बस्तर एक जिला होता था, आज तो 4 जिलों में बट गया है। तो मुझे सारा तुरंत ही 15 मिनट के अंदर मैंने सारा सामान पैक किया, मुझे जीप में बैठा दिया गया जबरदस्ती, और 2 पुलिस वाले भी थे उसमें, और करके लाया गया। और इसके बाद फिर रात ही रात में मुझे जगदलपुर पहुंचाया गया। कलेक्टर प्रदीप बैजल थे, उन्होंने साफ साफ 2 शर्तें रखी कि देखिए जोशी जी, आपको हम रायपुर एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं, टिकट भी देते हैं, और आप सीधे दिल्ली जाइए। अगर यहाँ रहेंगे तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे और यहाँ की जो जगदलपुर की जेल है उसमें बंद करेंगे। लेकिन आप देखिए, यहाँ की जेल आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं होगी। और ये उन्होंने मेहरबानी कि यहाँ का खाना पीना भाव वो दूसरे ढंग का है। अगर आपको गिरफ्तार होना है तो दिल्ली गिरफ्तार हुई है, तिहाड़ जेल में आपको ठीक ठाक रखेंगे, यहाँ वो सुविधा ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं। अब वो ऊपर से होम मिनिस्ट्री का आ गया कि रामशरण जी को तुरंत ही दिल्ली पैकअप करके दिल्ली भेज दिया जाए। तो फिर मुझे रातों रात वहां से चलाया गया और सुबह 7-8 बजे फ्लाइट पकड़ करके प्लेन में बैठा दिया गया और दिल्ली पहुंचा दिया गया। कि फिर इसके बाद तो एक चैप्टर ये खत्म हुआ कि भाई मुझे वहां से जिस ढंग से निकाला गया, जबकि मेरा काम अधूरा था, मैं पूरा नहीं कर सका था अपना प्रोजेक्ट, ना उसकी रिपोर्ट लिखी। लेकिन क्योंकि ऊपर से आदेश आ गए थे उस समय, तब भी मेरा जो क्या था, जो गिरफ्तारी का जो वारंट था वापस नहीं लिया गया था, अबेंस में रखा गया। और इस बात को उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे मिस्टर भिंडर, उन्होंने शाह कमीशन के सामने स्वीकार किया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन बाद में अबेंस ये गिरफ्तारी का वारंट वापस लिया गया। तो इतना ये मैं जोड़ना चाहता हूँ ये बात। लेकिन
ठीक है, बट ये आप कंपेयर कर लीजिए, अभी आपने जो क्यों बोल दिया, अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, आपने वो इमरजेंसी का पीरियड से गुजर गया, गुजरा था, और आपने मीडिया सेंसरशिप देखा, अंडरग्राउंड एक्टिविटी देखा, ड्रैकोनियन लॉस देखा, बट अभी वो सब है क्या? आप क्यों बोल रहे हैं अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? देखिए, क्योंकि मैं बेसिकली मीडिया का आदमी हूँ, पत्रकार हूँ, और मेरे सामने मैं तो एक पत्रकार की दृष्टि से जो मैं देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ। देखिए, उस समय जो इंदिरा जी ने जो लगाया वो एक घोषित थी कि मैं ये लगा रही हूँ। उन्होंने सेंसरशिप भी जो लगाई वो घोषित थी, डिक्लेयर्ड थी, उसको उन्होंने छुपाया नहीं। और आप ताज्जुब करेंगे, उस जमाने में भी मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल लिखे दिनमान में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रिका थी, और उसके संपादक थे मिस्टर रघुवीर साय, और पुराने समाजवादी विचारों के थे। मैंने 3-4 आर्टिकल लिखे थे और वो छपे, और वो, अरे आपको आश्चर्य होगा ये जानकर के, जब कई आदिवासियों ने आत्महत्या की बस्तर में, और क्योंकि उनकी जमीनें छिन गई थी और सारा पूरा वो सब मैंने लिखा और वो छपा बाकायदा। माने इमरजेंसी के बावजूद, सेंसरशिप के बावजूद वो छपा। इतना ही नहीं, मेरा एक लंबा इंटरव्यू जो इमरजेंसी में जबलपुर में मिस्टर जयंत वर्मा ने लिया था, एक लंबा इंटरव्यू, वो नई दुनिया में छपा। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में भी मेरा एक आर्टिकल 1976 में छपा कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कैसे कॉन्ट्रैक्टर लोग ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उनके ये जो है पेड़ पौधे, जंगल, उन सबको हथिया रहे हैं। इस पर एक लंबा आर्टिकल मैंने लिखा था ईपीडब्ल्यू में 76 में, उसमें छपा। लिंक में एक दो स्टोरी थी जो कवर पेज में छपी। उस समय मिस्टर राव उसके संपादक हुआ करते थे, और एक जॉइंट एडिटर पार्थो मजूमदार थे। उन्होंने मुझसे लिखवाया, बाकायदा मेरे है, आज भी मेरे पास वो आर्टिकल सुरक्षित है। ये इमरजेंसी के दौरान ही हुआ। तो ये हम लेकिन आज जब हम देखते हैं, आज स्थिति ये है कि मुझे जो मेरे पुराने साथी हैं, दोस्त, नए वह साथी हैं, वो बतलाते हैं कि हम उन लोगों के पास इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं कि ये खबर जानी है, ये नहीं जानी है, इसको हाईलाइट करना है, इसको नहीं हाईलाइट करना। बल्कि अच्छे खुद लोगों ने यहाँ तक कहा कि आर्टिकल जरूर लिखें, लेकिन उसमें कहीं मोदी जी और अमित शाह का नाम नहीं आना चाहिए। ये इंग्लिश के लोग भी कहते हैं, हिंदी के लोग भी कहते हैं। हमें उस समय एक बात और मैं बताना चाहूंगा, हम लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, इमरजेंसी के खिलाफ सब, लेकिन उस समय हमको देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही नहीं कहा गया। आज आप इसका मतलब अभी इनफॉर्मल सेंसरशिप है, फॉर्मल नहीं है। जी, क्या? अभी इनफॉर्मल सेंसरशिप इनफॉर्मल, आप ये बड़ा माइल्ड शब्द है, मैं तो ये कहूंगा अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप तो है। माने आपकी मतलब उसकी वजह यह है कि उस समय पेपर में यानी ये न्यूज पेपर इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट का पैसा नहीं है। एक चीज को समझना पड़ेगा कि हर सरकार की एक पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। आज की पॉलिटिकल इकोनॉमी मोदी गवर्नमेंट की वो बिल्कुल कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है। उस समय इंदिरा गांधी की जो स्टेट थी, उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी वो कॉर्पोरेट और कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड नहीं थी। काफी हद तक मिक्स इकोनॉमी थी, पब्लिक सेक्टर काफी मजबूत था, सोशलिस्ट व्यूज में काफी मजबूत थे। जैसे इसीलिए तो एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्ट काफी मैंने लिखा इसमें, बल्कि जो फ्रंटियर जो है CPI-ML का एक मैगजीन, उसमें बड़ा विस्तार से मैंने इसको कुछ मामलों को सपोर्ट भी किया, अच्छा भी बताया। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि जब इंदिरा जी ने फ्यूडल स्ट्रक्चर को अटैक किया एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर के माध्यम से। आज वो नहीं है। आज की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है।
और उसके इंटरेस्ट को सामने रखा जा रहा है। तो तब और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आज एक अल्ट्रा राइट की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। उस समय एक बात और बता दूं जो इस जनरेशन को मालूम होना चाहिए। उस समय इंदिरा गांधी ने ये नहीं कहा था कि हिंदू धर्म खतरे में है। उस समय इंदिरा गांधी ने ये नहीं कहा था कि हिंदुत्व खतरे में है या कोई धर्म खतरे में, फॉर दैट मैटर। उन्होंने ये जरूर, ठीक है, अपनी लीडरशिप, हमारी गवर्नमेंट खतरे में, ये जरूर है, लेकिन आज जो आप कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, ये इस नारे ने सरकार के बहुत सारी जो कमियां हैं, इल डूइंग्स हैं, मिसडीड्स हैं, उसको छुपा लिया है। अब देखिए चेतन, आप खुद सोचे, पिछले 11 साल में जो प्रेसिडेंट है वो हिंदू रहा, प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू है, वाइस प्रेसिडेंट हिंदू है, आर्मी चीफ हिंदू है, जुडिशरी के जितने भी जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हिंदू हैं, आरबीआई का जो है वो भी हिंदू है, और फिर भी हिंदू धर्म खतरे में है। ये तो भाई समझ में नहीं आता। ये अक्ल तो मेरे पास नहीं है इसको मुझे, यानी आज मैं 82 का हो रहा हूँ यार, और इतने प्राइम मिनिस्टर्स को मैंने देखा। कभी अटल जी ने तो ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म खतरे में, कभी लालकृष्ण आडवाणी ने ये नहीं कहा। अन्य आप क्या इंडियन डेमोक्रेसी के लिए इमरजेंसी का क्या लास्टिंग लेसन है? देखिए मैं यहाँ एक चीज, मैं 2015 में बीजेपी के शिखर नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने ऑन रिकॉर्ड, जो अभी भी मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि इमरजेंसी नहीं लगेगी, ये हमने तभी इसका इंतजाम कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन ये मत सोचिए कि इमरजेंसी या लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। अब आज भी ऐसी शक्तियां हैं जिससे लोकतंत्र के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है, और आज भी लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अब उनकी ये बात किस तरफ इशारा करती है, मैं समझता हूं, ये आप पर छोड़ता हूं, लोगों पर छोड़ता हूं, क्योंकि ये बात उन्होंने 2015 में कही थी, और 2014 में मिस्टर नरेंद्र मोदी मई 2015 में वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, और उसके ठीक कुछ महीने के बाद आडवाणी जी जैसे व्यक्ति ने ये बात कही। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं था, और आज प्रेस पूरी, मैं एक ही सवाल कर दूं चिरियन, कि 11 साल में क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतना भी साहस बटोर नहीं सका कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें? 11 साल में अब एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके पूरी प्रेस। उससे ज्यादा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह करते थे, वो 10 साल रहे और 60-70 तो करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने ही अटेंड की, जिनको कि मौनी प्रधानमंत्री कहते थे। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि ये डर, इस डर से तो लोकतंत्र ने इसीलिए कहा गया है कि ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसकी भी रिपोर्ट देख लीजिए, हम लोग उसमें प्रेस में भी उसमें भी नीचे गए, प्रेस फ्रीडम में भी। ये तो कल ही परसों की रिपोर्ट है। तो इमरजेंसी में पूरा डिक्लेयर्ड था, इसलिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। अभी अनडिक्लेयर्ड है, हमारा एक्सपेक्टेशन बाकी है, बट रियलिटी दूसरा है। ये हमारा एक दुविधा है, कंफ्यूजन है डेमोक्रेसी का। हम आशा करते हैं कि उससे हम निकल जाएगा जल्दी, और अच्छे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में आएगा। देखिए मैं तो आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्ट, कि अभी सब कुछ नहीं गया, ऐसी बात नहीं। जब वो इमरजेंसी नहीं रह पाई तो ये अनडिक्लेयर्ड भी कहाँ रहेगी। हिंदुत्व का भी कार्ड, ये धर्म का कार्ड बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता, एक सीमा के बाद ये भी खत्म। अभी सी के दुनिया भर में, भारत में नहीं, एक अल्ट्रा राइट का वो एक उभार है, लहर है। वो चाहे वो अमेरिका देख लो, और चाहे वो इटली देख लो, चाहे जर्मनी देख लो,
वो है कि अभी इस समय चल रहा है, एक ऐसा दौर आया है, तो कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। हमको आम जनता के संदेश पर विश्वास करना चाहिए। आम जनता जो है, देखिए, बाय एंड लार्ज आप किसी भी धर्म के हो, बाय एंड लार्ज जो मनुष्य होता है, सिटीजन कहीं का भी हो, वो बेसिकली लिबरल होता है। मेजॉरिटी 80-90%। कुछ चंद लोग होते हैं जो कि सिर्फ होते हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज में भी होते हैं और वो क्रिश्चियन कंट्रीज में भी होते हैं कि आज कोई आज ट्रम्प की हालत, ट्रम्प का विरोध शुरू हो गया, अब ये सामने आ, तो ऐसा नहीं है कि पूरे, इसलिए हमको जनता पर विश्वास करना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट द मासेस। किसी दिन जगेगी। श्रीलंका में क्या हुआ आपको मालूम है? Okay. There is optimism. We must end this conversation on this optimistic note. I'm incorrigible optimistic. I'm an incorrigible optimistic. Thank you, जोशी जी। मैं भी सोचते हैं कि मैं भी एक ऑप्टिमिस्ट है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। और I wish and hope India and Indian systems won't repeat the 1975 emergency का जो एक्सपीरियंस है, और इसमें लेसन्स लेके आगे निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच जोशी जी। थैंक यू वेरी मच।